नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी। रोज जब मैं कोई कहानी लेकर आता हूं तो साथ में मैं कोई पहेली, कोई सवाल भी आपसे पूछता हूं। आप लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूं और इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के चक्कर में मेरी कहानी का ड्यूरेशन जो है वो छोटा रह जाता है। तो आज ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं सीधे शुरुआत करना चाहूँगा। ये घटना जो है ये गुरुग्राम की है और 30 और 31 अक्टूबर की दरमियानी रात की है। हुआ यूं कि गुरुग्राम की एक पॉश लोकेलिटी है पालम विहार। यहाँ एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस में एक शख्स की बिल्कुल करीब से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सुबह 31 अक्टूबर की सुबह लोगों को इस हत्या के बारे में पता चलता है। जब लोग वहाँ पहुँचते हैं, सिक्योरिटी गार्ड और तमाम लोग, तो वो देखते हैं कि जो शख्स वहाँ सोया हुआ था उसके खटिया के पास जो है खून ही खून बिखरा पड़ा है। फौरन पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। तब तक घर वाले जो जिस शख्स की हत्या हुई थी उसके घर के लोग भी पास में ही रहते हैं, वो भी वहां मौके पर पहुंचते हैं और पूरी तरह जो है माहौल, जिसे कहते हैं कत्ल के बाद जिस तरह का होता है, लोगों की भीड़ लग जाती है, मातम के हालात पैदा हो जाते हैं, परिवार वाले आकर बुरी तरह से रोने लगते हैं। तो एक इस तरह का मंजर वहां पैदा हो जाता है और ये पता चलता है कि जिस शख्स की हत्या की गई है उसका नाम धर्मेंद्र यादव है और धर्मेंद्र यादव उस इलाके का एक बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर था। मगर धर्मेंद्र यादव की हत्या किसने की, किससे उसकी ऐसी दुश्मनी थी कि रात के अंधेरे में जब वो सो रहा था तो उसे इतने करीब से गोली मारकर चला गया। और वो यहाँ सो रहा था, इसके बारे में लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि आमतौर पर धर्मेंद्र वहाँ सोता नहीं था, बल्कि पिछले 3 दिनों से ही वहाँ सो रहा था और इससे पहले वो अपने घर में ही सोता था। 3 दिनों से सोने के पीछे शायद उस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कोई देखभाल करने जैसी बात होगी, या हो सकता है कि कोई और रीज़न हो, ये हमें नहीं पता, लेकिन 3 दिनों से सो रहा था। अब पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन शुरू की, जब जांच शुरू की, तो पुलिस ने उसकी दुश्मनी, दोस्ती, बिजनेस राइवलरी, इन सारी चीज़ों को फिल्टर करना शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया। इस कोशिश में पुलिस ने फैमिली की तरफ भी देखा। तो फैमिली में ज़्यादा लोग तो नहीं थे। ये जो धर्मेंद्र यादव हैं, इनके बुजुर्ग पिता हैं और साथ में नीतू यादव धर्मेंद्र की बीवी रहती थी और इनके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे दून स्कूल में पढ़ते हैं, यानी देहरादून में रहते हैं, वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। तो ये इनका छोटा सा कुनबा था। अब पुलिस ने जब जांच शुरू की तो परिवार वालों से भी बातचीत की। परिवार वाले कोई कंक्लूसिव या कोई ऐसा सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पा रहे थे कि इनका कत्ल किसने किया होगा। ऊपर से पुलिस ने कुछ चीज़ें नोटिस भी की। पुलिस ने ये नोटिस किया कि जब कत्ल की घटना के बारे में सबसे पहले जो है पुलिस ने उसकी बीवी नीतू से पूछताछ की और जब मौके पर नीतू पहुंची तो नीतू उस वक्त दहाड़े मारकर रो रही थी, बहुत ज़ोर से रो रही थी और देखकर किसी को भी बड़ा अफसोस होता लगता कि अरे इतना बड़ा हादसा इसके साथ हुआ है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसके बाद ना तो वो रो रही थी ना कुछ कर रही थी। हाँ, बेशक वो हंस नहीं रही थी, खामोश थी, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। तो ये उसके बिहेवियर में एक जो अजीब सा चेंज था, ये पुलिस वालों ने नोटिस किया और इसके बाद पुलिस ने यह तय किया कि फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस मामले की तफ्तीश अब वो आगे बढ़ाएगी। उन्होंने नीतू का मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में लिया और जिस धर्मेंद्र यादव की हत्या हुई थी उसका मोबाइल फ़ोन भी अपने पास रखा। CDR निकाली इन फोन्स की, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, और पुलिस ने जांच करने की शुरुआत की। पुलिस ने जब जांच की तो पुलिस ने नीतू जो उसकी वाइफ है उसके मोबाइल फ़ोन से कुछ सिग्निफिकेंट बातें, कुछ खास बातें, गौर करने वाली बातें पुलिस को पता चली। पुलिस ने यह देखा कि नीतू के मोबाइल फ़ोन के कुछ चैट्स जो है वो डिलीट किए जा चुके हैं। साथ में कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस भी जो है उस मोबाइल फ़ोन से डिलीट किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जब उनकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन पुलिस ने करवाया तो पुलिस ने देखा कि ये सारे चैट्स, सारे वीडियोस जो है वो एक पर्टिकुलर शख्स के साथ ड्यूरिंग कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन जो है इसके मोबाइल में थे और इन्हीं दोनों के बीच वो बातचीत, चैट, फोटोग्राफ, वीडियो, इन चीज़ों का आदान प्रदान हुआ था जिन्हें इसने नीतू के मोबाइल फ़ोन से डिलीट किया गया था। तो जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस ने फिर उस आदमी के बारे में जानकारी जुटाई और पुलिस ने ये भी नोटिस किया कि वो जो आदमी है उसके साथ नीतू की बहुत फ्रिक्वेंटली बातचीत होती थी। इतनी फ्रिक्वेंटली जितनी फ्रिक्वेंटली उसकी खुद अपने पति धर्मेंद्र यादव से बातचीत नहीं होती है। तो ये बात पुलिस को खटक रही थी। अब पुलिस ने उस आदमी के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला कि उस आदमी का नाम बबलू खान है और ये जो बबलू खान है ये
उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला है। इधर जब उसकी बीवी से बबलू खान के बारे में पुलिस ने पूछताछ की तो उसकी बीवी जो है वो गोलमोल जवाब देती रही। वो खुलकर नहीं बता रही थी कि बबलू खान कौन है। पुलिस ने यह भी पूछा कि इतनी फ्रीक्वेंटली बातचीत होती है, तुमने बहुत सारे चैट्स वीडियोज सब डिलीट कर दिए हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? तो उसकी बीवी कोई लॉजिकल आंसर नहीं दे पा रही थी। तो फाइनली पुलिस को लगा कि अब वक्त आ गया है कि उसकी बीवी के साथ थोड़ी सख्ती की जाए, और पुलिस ने जब वो सख्ती की तो फाइनली उसकी बीवी टूट गई और उसकी बीवी ने यह माना कि उसके पति धर्मेंद्र यादव के कत्ल में उसी का हाथ है, यानी उसी ने अपने पति की हत्या करवाई है। और हत्या करवाने के पीछे बबलू खान भी है, और बबलू खान के साथ एक और भी शख्स है जिसके साथ मिलकर बबलू खान ने उसके पति धर्मेंद्र की हत्या की है। इन शॉर्ट अब तक की तफ्तीश का नतीजा ये था कि बबलू खान जो है वो नीतू यादव का पारामार था, या आप उसको बॉयफ्रेंड भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इनके बीच में नाजायज़ रिश्ते थे, और वो जो बॉयफ्रेंड या आशिक है उसके साथ मिलकर बीवी ने अपने पति की हत्या करवा दी थी। अब पुलिस ने बबलू खान को ढूंढना शुरू किया। नीतू को तो खैर पुलिस ने फौरन गिरफ्तार कर ही लिया। बबलू खान को ढूंढना शुरू किया, छापेमारी का दौर शुरू हुआ, लेकिन बबलू खान का पता नहीं चल रहा था। लेकिन जिस आदमी के जरिए बबलू खान ने यह हत्या करवाई थी, नीतू ने उसके बारे में भी बताया। वो आदमी बबलू खान के ही गांव का रहने वाला एक दूसरा शख्स था जो एक प्रोफेशनल शूटर था, यानी क्रिमिनल था, और उसका नाम था मोहम्मद दीन। तो मोहम्मद दीन को पुलिस ने धर दबोचा, उसको अरेस्ट कर लिया, और साथ में उसकी बीवी नीतू यादव को भी पुलिस ने पकड़ लिया। बबलू खान, जब तक मैं आपको ये खबर बता रहा हूं तब तक बबलू खान जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ था। हालांकि पुलिस उसके लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, मैनहंट का सिलसिला जो है वो चल रहा था। अब सवाल यह है कि नीतू ने अपने पति की हत्या क्यों करवाई? तो इसके पीछे जो कहानी है मैं वो आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। नीतू और उसके पति धर्मेंद्र यादव, इन दोनों की शादी आज से 20 साल पहले हुई थी। दोनों को 2 बच्चे भी हैं, और ये दोनों बच्चे देहरादून में पढ़ते हैं। इनके घर में एक मेड सर्वेंट थी, और ये जो मेड सर्वेंट थी उस मेड सर्वेंट के साथ धर्मेंद्र यादव की कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियाँ हो गई थी। मतलब धर्मेंद्र यादव के साथ समझ लीजिए कि मेड सर्वेंट जो है वो थोड़ी क्लोज आ चुकी थी, और ये बात नीतू को जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, गंवारा नहीं थी। तो नीतू ने उस मेड सर्वेंट को निकाल दिया। इसके बाद नीतू ने एक दूसरे मेड सर्वेंट को हायर किया जो इनके घर में आकर काम करने लगी। लेकिन देखिए कई बार मामला किस तरह से टर्न लेता है। ये जो दूसरी मेड सर्वेंट आई, इस दूसरी मेड सर्वेंट का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था बबलू खान, और वो बबलू खान अपनी इसी मेड सर्वेंट गर्लफ्रेंड से मिलने के चक्कर में अक्सर यादव परिवार के घर में आया करता था। विडंबना देखिए कि यादव परिवार के पास आते आते बबलू खान की दोस्ती और नज़दीकी जो है वो नीतू यादव के साथ हो गई। कहने का मतलब ये कि जिस मेड सर्वेंट से धर्मेंद्र यादव की नज़दीकी थी वो तो खैर स्टोरी से आउट हो गई। अब मेड सर्वेंट दूसरी आई, उस मेड सर्वेंट का एक बॉयफ्रेंड था, उस बॉयफ्रेंड के साथ नीतू की नज़दीकियाँ हो गई। अब नीतू और बबलू खान जो है वो मिलने जुलने लगे। पति को भी इस बात की भनक लगी जिस तरह से नीतू को लगी थी अपने पति की हरकतों के बारे में। पति ने रोकना टोकना शुरू किया, और फाइनली नीतू ने ही यह तय किया कि वो अपने पति की हत्या करवाएगी, और जो भी पति की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर वो अपने प्रेमी बबलू खान के साथ बाकी की ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारेगी। ये पूरी प्लानिंग थी, और इस प्लानिंग के तहत नीतू ने जो भी जेवर उसे अपनी शादी में मिले थे वो सारी जेवर जो है ऑर्नामेंट्स उसने एक जगह इकट्ठा किया, एक्यूमुलेट किया, और वो तकरीबन जो टोटल क्वांटिटी है वो 65 तोला 65 तोला सोना जो है इसने इकट्ठा किया। जिस 65 तोला सोने की कीमत इन दिनों मार्केट में तकरीबन 32 से 35 लाख के आसपास है, और इतना सोना जो है उसने बबलू खान को दे दिया, और बबलू खान से कहा कि जैसे भी हो तुम मेरे पति की हत्या करवाओ, और उसके बाद ये सोना भी मेरा और तुम्हारा ही रहेगा, हम साथ में रहेंगे, और जो भी तुमको इसके लिए कत्ल के लिए कुछ खर्च करना है, किसी शूटर को या किसी को देना है, तो इसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर तुम दे देना। बबलू खान को जब ये रुपए मिले उसे भी जो है आने वाली ज़िंदगी जो है बहुत खुशगवार लगने लगी। उसे लगा कि कत्ल करवा देंगे, पता भी नहीं चलेगा, और इसके बाद इसी जिसकी हत्या करेंगे उसके पैसों पर ऐश करेंगे। ये सोचकर उसने एक सुपारी किलर को पकड़ा, शूटर को पकड़ा, और उसे कुछ रुपए दिए उसी 32 लाख रुपए में से, और उसके साथ मिलकर खुद जो है
पहुंचा संभल से गुड़गांव, और गुड़गांव आकर वो इंतज़ार कर रहा था। और 30 अक्टूबर के रोज़ उसकी बीवी ने, धर्मेंद्र यादव की बीवी ने, नीतू ने बाकायदा अपने पति के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भेजी। ये बताया, मोबाइल फ़ोन से अपने पति की लोकेशन भेजी और ये बताया कि मेरा पति जो है उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सो रहा है। और जब ये बात इन दोनों को पता चली, बबलू खान को और मोहम्मद दिन को, तो ये दोनों उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुंचे और आधी रात को जब गहरी नींद में धर्मेंद्र यादव सो रहा था, उसे बिल्कुल करीब से गोली मार दी। लेकिन आखिरकार ये पकड़े गए, और पकड़े जाने की वजह एक तो बिहेवियरल चेंज जो है वो रही नीतू खान की, माफ़ कीजिएगा नीतू यादव की, और दूसरी जो वजह रही वो ये कि पुलिस ने जब मोबाइल फ़ोन को बहुत माइन्यूटली एग्जामिन किया, सीडीआर को एग्जामिन किया, तो बबलू खान से नीतू यादव के रिलेशनशिप के बारे में पुलिस को पता चल गया। और फिर पुलिस को ये लगा कि शायद ये रिलेशनशिप इस कत्ल के पीछे की एक वजह हो सकती है। इसमें एक और भी अहम बात है, वो ये कि जब जब ये महिला नीतू यादव जब देहरादून अपने बच्चों के पास जाती थी, ये बबलू खान भी इसको एकम्पनी करता था। मतलब ये अपने पति के साथ नहीं जाती थी, बल्कि अपने प्रेमी के साथ अपने बच्चों के पास देहरादून जाती थी। अब प्रेमी बच्चों से मिलता था या नहीं ये क्लियर नहीं है, लेकिन दोनों का साथ में देहरादून जाना, ये बात दोनों के मोबाइल फ़ोन की सीडीआर से पता चली। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है पुलिस को कहानी क्लियर हो गई और फाइनली पुलिस ने इस मामले को क्रैक भी कर लिया। बहुत मुमकिन है कि बबलू खान भी आज नहीं तो कल गिरफ्तार हो ही जाएगा और इस मामले में इन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा होगी। और जिस तरह का पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें टेक्निकल डिटेल्स भी हैं, सर्विलांस के भी रिजल्ट्स हैं, तो उससे तो यही लगता है कि सज़ा इन्हें होनी है। लेकिन ये घटना अपने आप में कितनी दुखद है। आप देखिए कि लाइफ पार्टनर जो होता है उस पर इंसान कितना भरोसा करता है, कितना यकीन करता है, लेकिन शायद इसी को कहते हैं कि ये घोर कलयुग है जिसमें शायद आप किसी पर भी आंख मूंद कर यकीन नहीं कर सकते। मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आसपास के लोगों को शक की निगाह से देखने लगें, लेकिन इतना ज़रूर है कि सजग सतर्क रहें और हमेशा ये याद रखें कि इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है, खासकर जब बात क्राइम की हो रही हो। चलिए, अब जो सवाल पिछली वीडियो में, लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे पूछा था, उस सवाल का जवाब देने का वक्त आ गया है। हमने ये पूछा था कि इस दुनिया में वो कौन सी जगह है जिसका नाम सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है, और वो जगह कहाँ पर है और उस नाम में कितने लेटर्स हैं। तो इसका जवाब है 85 लेटर्स हैं उस नाम में, और वो जगह है न्यूजीलैंड में। वो इतना लंबा नाम है कि मैं तो प्रोनाउंस नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता। आप में से बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया है और बहुत लंबा सा नाम कमेंट्स में लिखा है, लेकिन ईमानदारी से बताऊं, किसी का लिखा हुआ नाम मैं पूरी तरह पढ़ नहीं पाया हूं। आपने पता नहीं कैसे लिखा, इतना पेशेंस आपने कैसे जुटाया, ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं। बाकी आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक है राहुल दांगी, इन्होंने सबसे पहले ये सही उत्तर दिया था, तो इसीलिए खासकर राहुल दांगी जी का नाम मैं स्पेशली यहाँ आप सबके सामने मेंशन कर रहा हूँ। अब अगले वीडियो के लिए मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में बर्फ़ की जो मोटी परत होती है वो मैक्सिमम उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है। अगर आप इसका जवाब दें तो बहुत बढ़िया रहेगा, और साथ में अगर ये बता पाएँ कि अगर कहीं खुदा न खास्ते ये बर्फ़ की परत किसी रोज़ पिघल जाती है तो इस दुनिया के हालात कैसे होंगे, उसका अगर कोई आइडिया हो बर्फ़ की मोटी परत के साथ साथ, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइए। तो ये सवाल फ़िलहाल अगले वीडियो के लिए रहा। आप इस वीडियो को जब देख रहे होंगे तो अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। बाकी जो पिछला वीडियो मैंने आप सबके सामने मैं लेकर आया था, वो वीडियो आफ्ताब और श्रद्धा के ऊपर था, जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे अगर पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे तो आफ्ताब को इस मामले में फांसी की सज़ा हो सकती है, और पुलिस किन चीज़ों को अगर मिस कर जाएगी तो शायद आफ्ताब को सज़ा ही ना हो। इसके बारे में मैंने अपने तरफ से एक एनालिसिस की थी, और आप सारे लोगों ने उस वीडियो को बहुत लाइक किया है, बहुत कमेंट्स भी किए हैं। मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूं। और अगेन ड्यूरेशन को देखते हुए आज मैं किसी दर्शक का या किसी हमारे जो लिसनर हैं उनका नाम नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन सारे लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं वो सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। अभी भी मैं अपडेट करते हुए उनको पढ़ रहा हूं, इतना मैं आप सबको एश्योर करना चाहता हूं। बाकी आने वाले वक्त में मैं फिर से वही सिलसिला जारी रखूंगा जिसमें सारे दर्शकों के नाम पढ़ूंगा, कमेंट्स पढ़ूंगा, ताकि जो 2 वे कम्युनिकेशन हम लोगों का है वो यूं ही चलता रहे, बरकरार रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।